तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके YouTube चैनल पे आशीष क्लासेस पे। और मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमने आपको बताया था जो सीजी लेबर इंस्पेक्टर श्रम निरीक्षक का 2018 का क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को हमने बताया था। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीजी लेबर इंस्पेक्टर 2015, जो 2015 में श्रम निरीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, तो उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पेपर पर। और उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आपको अपडेट होते रहें आप। ठीक है, चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के ऊपर। दोस्तों देखिए, जैसे हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो जो इसका पहला पार्ट है वो सामान्य ज्ञान का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। पहला है ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। क्या हो सकता है दोस्तों इसमें सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज़ादी के समय जो भारत में बहुत सारी रियासतें थी, उनको एक करने का काम में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही दिया था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म अवसर पर मनाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर निम्न कोड की सहायता से चयनित कीजिए। मतलब सूची 1 है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सूची 2 में दिए गए हैं। तो इसमें से क्या सही हो सकता है दोस्तों? देखिए ऑप्शन आपका वही है, तो आप इस दोनों सूची को देखिए और उसके हिसाब से बनाइए कि ए सीमेंट, सीमेंट का क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो इधर साइड पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, स्टार्टिंग से थोड़ा ऐसे कर दे रहे हैं ताकि बेटर दिखेगा आप लोगों को। क्या हो सकता है दोस्तों? सीमेंट। सीमेंट का क्या हो सकता है ये देख लीजिए आप। तो सीमेंट का जो होगा हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, सीमेंट हो जाएगा आपका कैल्शियम के एल्यूमिनेट सिलिकेट। ठीक है, सीमेंट का जो संबंध होगा किससे होगा? कैल्शियम के एल्यूमिनेट सिलिकेट से होगा। तो आपको जब एग्ज़ाम में आप जा रहे हो और आपको आंसर को गेस करना हो या उसके बारे में जानकारी नहीं हो, किसी एक के बारे में भी जानकारी हो, तो उसमें आपको एक ट्रिक बता दें कि जब पहला जो भी आपको पता है, जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन जो सूची ए में जो ए नंबर है सीमेंट, उसका आपको पता है, अगर मान लीजिए कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट है, तो बाकी ऑप्शंस में देख लीजिए कि ए के जगह पे 4 किस में दिया गया है। तो ए के जगह पे जो 4 है वो ऑप्शन नंबर ए और डी में दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको देखना है इसके अलावा और कुछ जानकारी है आपको इसमें से। तो इसमें से कांच, कांच में क्या होता है आपको बता दिया जाए, सोडियम के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, सोडियम के ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में रेत के कण मिले होते हैं। सीमेंट का हमने बता दिया आपको, कैल्शियम के एल्यूमिनेट। स्याही, स्याही क्या होता है? ब्लैक कार्बन से मिलके बना होता है। और साबुन किससे बनता है? उच्च वशीय अम्लों जैसे सोडियम लवण। ठीक है, साबुन याद रख लीजिए आप, सोडियम से बनता है। ठीक है, और जो आप लोग को धोने का सोडा या फिर धावन सोडा, वो किससे बनता है? तो वो पोटेशियम के अणु से या पोटेशियम के लवण से बनता है। साबुन ध्यान रखिएगा सोडियम के लवण से बनेगा, और जो आपका जो धावन सोडा होता है, जिसको आप हिंदी में सरफ भी बोलते हैं, वो आपका पोटेशियम के लवण से बनता है। चलिए,
तो दूसरा का जो सही आंसर होगा, देख लीजिए, फर्स्ट का 4, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत अफ्रीका सम्मेलन में कितने अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था? यह उस पर्टिकुलर टाइम का बात है, करंट अफेयर का टाइम है। 2015 का क्वेश्चन पेपर आपको बताया जा रहा है, तो उसमें उस समय भारत और अफ्रीका का सम्मेलन हुआ होगा, तो उसमें कितने अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था? वैसे ये देखिए, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं 54, लेकिन ये आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत अफ्रीका सम्मेलन उस समय हुआ था, तो अभी कौन कौन सा सम्मेलन हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान के किले में अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था? इजी क्वेश्चन है, पढ़े होंगे आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कि अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था, वह कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है लाहौर। क्या इसका आंसर हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में बनवाया था। जहांगीरी महल बनवाया था, किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 में इसमें से क्या है? 20 में लिखा क्या है या किसके बारे में व्याख्या दी गई है, वो इसमें चारों ऑप्शंस में से कोई एक होगा। देख लीजिए क्या है, या फिर सभी हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन उपरोक्त सभी भी है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। मतलब आर्टिकल 20 है क्या? संरक्षण से रिलेटेड है, क्योंकि सभी में संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, कितने उद्योग कोर सेक्टर में शामिल हैं? कितनी इंडस्ट्रीज भारत के कोर सेक्टर में शामिल है? पहला है ऑप्शन 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो 8 उद्योग हैं वो भारत के कोर सेक्टर में आते हैं, मतलब उद्योगों के कोर सेक्टर में आते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के जो उद्योग हैं वो कोर सेक्टर के अंदर शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? हम लोग देखिए क्वेश्चन किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, पूरे भारत के पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में, बिकॉज श्रम निरीक्षक का पेपर में जो आसपास का करंट अफेयर आएगा वो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर आएगा। तो ये आप लोगों के लिए इंडिकेशन है, ये एक संकेत करता है कि आप लोग करंट अफेयर में कौन सा करंट अफेयर ध्यान देंगे। तो नॉट ऑफ इंडिया बट बिकॉज इट इज़ द पोस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, तो आपको छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है वो ध्यान रखना पड़ेगा। 2011 के बाद तो पहली बार जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 वाला जो जनगणना का जो भी आपका डेटा है वो आप लोगों के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण भी है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक वृद्धि दर वाला था 2011 की जनगणना के आधार पर? पहला है कुरंग कुमे, अरुणाचल, पुडुचेरी, पौंडीचेरी, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ और नारायणपुर छत्तीसगढ़। अभी मैं आपको इसका आंसर बताने के बाद सब क्लियर करूँगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कुरंग कुमे। अब मैं जो आपको बोला था, ठीक है, मैं आपको इसीलिए ये सब चीज़ें बोल रहा था क्योंकि आप लोगों को ये इंडिकेट हो कि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर बता रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का ही दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। इसी में आपको ट्रिक कर लिया जाता है।
ठीक है, श्रम निरीक्षक अगर आप बनेंगे तो आपको जानकारी हर जगह की होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो आप लोग देखिए इसमें ट्रिक हो गए हैं लगभग, ज़्यादातर मेरे को लगता है कि ट्रिक हुए होंगे। चलिए, तो 2011 के जनगणना के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? कुरंग कुमे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक भक्ति दर्शन पुष्टि मार्ग का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? एक भक्ति दर्शन पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानंदाचार्य, तीसरा ऑप्शन है निम्बकाचार्य और चौथा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। कौन है भक्ति दर्शन पुष्टि मार्ग के संस्थापक? कौन हो सकते हैं दोस्तों इसमें से जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य होंगे इसके सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुजराती में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास गोवर्धन राम त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है? ठीक है, गुजराती में लिखा गया है और बहुत फेमस उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, ये सब बहुत सारा जो होता है फील्ड, उसमें भी आपको उसके बारे में नॉलेज रखना है। तो गोवर्धन राम त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया क्या था? पहला सरस्वती चंद्र, दूसरा समाज, तीसरा देवी चौधरानी और चौथा है भारत दर्शन। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? और ये मेरे को लगता है कि कुछ लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसी उपन्यास पर आधारित सीरियल टीवी पे चलता था। अब तो वो ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है, लेकिन यह सीरियल चल चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरस्वती चंद्र। सरस्वती चंद्र नामक सीरियल टीवी पे आता था, वह गोवर्धन राम त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। और यह जो उपन्यास लिखा गया है उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आसपास का फील्ड एरिया क्या है, वो गुजरात के आसपास के एरिया में दिखाया गया है। ठीक है, उसमें सरस्वती चंद्र का किरदार किसने निभाया था? तो आपको बता दें कि सरस्वती चंद्र का किरदार निभाया था गौतम रोड़े ने। ठीक है, गौतम रोड़े ने सरस्वती चंद्र का किरदार निभाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन पेपर मिला है एक्चुअली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वाकाटकों के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने उत्तरी कर्नाटक की समुद्र तटीय पट्टी में कदंब राज्य की स्थापना की? वाकाटकों के पतन के पश्चात, पहले वहाँ पे वाकाटक रहते होंगे, उत्तरी कर्नाटक, ध्यान दीजिए कि उत्तरी कर्नाटक के एरिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो कर्नाटक की समुद्र तटीय पट्टी यानी कि समुद्र के किनारे में कदंब राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है यशोवर्मन, दूसरा ऑप्शन है मयूर शर्मन, तीसरा ऑप्शन है ईशान वर्मन और चौथा ऑप्शन है भास्कर वर्मन। तो क्या लगता है दोस्तों इसमें से क्या आंसर सही है? तो क्वेश्चन नंबर 10, जो वाकाटकों के पतन के पश्चात उत्तरी कर्नाटक के समुद्र तल पर जो राज्य बसाया था जिसका नाम कदंब था, तो किसने बसाया था? तो बसाया था मयूर शर्मन ने। मयूर शर्मन नामक शासक था। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों में निम्नलिखित में से इस मूर्ति शिल्प कला का विकास हुआ है? कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों में किस मूर्ति शिल्प कला का विकास हुआ है? पहला ऑप्शन है गांधार कला, दूसरा ऑप्शन है अमरावती कला, तीसरा ऑप्शन है पल्लव कला और चौथा ऑप्शन है चालुक्य कला। क्या हो सकता है दोस्तों बताइए आप? कृष्णा और कावेरी नदियाँ, ध्यान रखिए इस बात को। इसका जो सही आंसर होगा वह अमरावती होगा। ठीक है, अमरावती जो मूर्ति शिल्प की कला थी वह कृष्णा और गोदावरी नदियों के घाटियों के आसपास से मतलब विकसित हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है? न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। वैसे तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो विलुप्त कर दिया गया था, स्टार है व्यापम की वेबसाइट पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको लेकिन देखना है। संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और संविधान का बहुत सारा क्वेश्चंस हमने अपने पुराने वीडियोस में भी डाला है, इसके पहले वाले वीडियोस में भी है। जो 2018 का जो आया है संविधान का क्वेश्चंस है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने वीडियो डाला हुआ है पहले। लेकिन इस क्वेश्चन में बिकॉज स्टार है इसलिए हम इसका कोई आंसर बताने वाले नहीं हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। विश्व का भारत में कुल कितना क्षेत्रफल है और इनमें कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, पहले क्षेत्रफल का प्रतिशत बताया जाएगा और उसके बाद जनसंख्या का प्रतिशत बताया जाएगा। ठीक है, 2.42% है पूरे विश्व का भारत और इसमें 17.5% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। सेकंड ऑप्शन है 3.3%, ये है भारत का क्षेत्रफल और 20% जनसंख्या का है। 2.3% क्षेत्रफल और 18% जनसंख्या और इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है दोस्तों? बहुत सटीक टाइप का लिखा हुआ है और ये मैंने तो बहुत बार पढ़ा है, आपने भी हो सकता है कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.42% है भारत विश्व का और लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वह भारत में निवास करती है। 18% कहाँ करती है? तो 18% चाइना में करती है। जो सेकंड नंबर आपको बता रहा है ना, ये चाइना पे करती है, लेकिन चाइना का जो क्षेत्रफल प्रतिशत 2.3 लिखा हुआ है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था? कांग्रेस लीग समझौता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा 1915, तीसरा ऑप्शन है 1916 और चौथा ऑप्शन है 1917। क्या लगता है दोस्तों, क्या सही हो सकता है इसमें? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। 1916 को वर्ष में सन 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सुंदर वन की वनस्पति होती है। सुंदर वन का डेल्टा कहाँ बनता है बताइए, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। सुंदर वन का डेल्टा कहाँ पे बनता है? और अभी इस क्वेश्चन में आते हैं। सुंदर वन की वनस्पति होती है, पहला मानसूनी, दूसरा शीतोष्ण सदाबहार, तीसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार और चौथा है मैंग्रोव प्रकार की। क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से, क्या सही होगा? तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति होती है सुंदरवन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज छोड़ा जाता है तब उसका BOD क्या होता है? पहला है ऑप्शन कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है कुछ कम हो जाता है और चौथा ऑप्शन है अप्रभावित रहता है। क्या होगा भैया इसका सही आंसर बताइए आप लोगों के हिसाब से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 16 का बी, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। काराकोरम क्या है? काराकोरम क्या है बताइए? पर्वत है, मैदान है, स्थान है या फिर इनमें से कोई नहीं है? काराकोरम नाम सुने हैं आप लोग? ज़रूर सुने होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए, क्या है काराकोरम? तो काराकोरम का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह एक पर्वत है। ठीक है, काराकोरम एक पर्वत है। नंबर 18 में चलते हैं। बैंडेड टीट अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई निम्न में से किसकी प्रजाति है? बैंडेड टीट, पहला ऑप्शन है जंगली भैंसे की, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी मैना की, तीसरा है तितली और चौथा है मछली। ठीक है,
तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है, किसकी प्रजाति है, बैंडेड टीट। ये नाम याद रखिएगा, जो बैंडेड टीट लिखा हुआ है ना, ये याद रखिएगा। और यह कहाँ पाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। यह किसकी प्रजाति है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मछली की एक प्रजाति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में व्यापक मुद्रा M3 का सूचक क्या है। पहला, जनता के पास की करेंसी। दूसरा, बैंकों में मांग जमा। तीसरा, बैंकों में सावधिक जमा। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों, तो इसमें 19 में जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये M3 जो है ना, यही तीनों को बोला जाता है। जनता के पास कितनी करेंसी है, बैंकों में मांग जमा कितना है, और बैंकों में सावधिक जमा कितना है। ठीक है, तो ये सब खाते का नाम है। आगे देखते हैं, जो बी और सी है वो खाते का प्रकार है, अकाउंट का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। भारत में वर्षा किन पवनों से होती है। किन पवन, कौन से एयर से होती है भैया भारत में वर्षा। पहला है उत्तर पश्चिम मानसून। दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून। तीसरा है उत्तर दक्षिण मानसून। और चौथा है पूर्व पश्चिम मानसून। क्या हो सकता है दोस्तों, क्या लगता है आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं रहती है उससे भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 की तरफ। तो 21 ये देख लीजिए कि सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने दक्षिण अभियान में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम विजित किया गया। जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं द्वितीय सिकंदर। ठीक है, प्रथम तो बोल नहीं सकते क्योंकि सिकंदर पहले से था, लेकिन द्वितीय सिकंदर इसको बोलते हैं क्योंकि इसने बहुत जगहों पर विजय प्राप्त किया था, चाहे छल कपट से किया हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इसने विजय छल कपट से प्राप्त किया है। लेकिन जब ये सुल्तान बना तो वो दक्षिण की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ आप कूच किया, राज्यों को जीतना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला राज्य कौन सा था, पहला ऑप्शन है देवगिरी, दूसरा है वारंगल, तीसरा है घास के मैदान और चौथा है मालाबार। किस राज्य को ना, ठीक है, 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला राज्य जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था वो कौन सा था, देवगिरी था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। वातावरण में उपस्थित वातावरण का ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वातावरण में उपस्थित वातावरण का ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है शाक एवं झाड़ी। दूसरा ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन। तीसरा ऑप्शन है घास के मैदान। और चौथा ऑप्शन है घने जंगल। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों। वातावरण में उपस्थित वातावरण का ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है, तो ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बायो बोला तो कोई पर्टिकुलर एक खतरनाक नाम मिलेगा आपको, तो इसका जो सही आंसर है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सॉलिसिटर जनरल के विषय में क्या सही है। पहला ऑप्शन है यह एक संवैधानिक पद है। दूसरा, यह एक वैधानिक पद है। तीसरा, वह भारत के महान्यायवादी की सहायता करता है। चौथा, वह भारत के राष्ट्रपति का मुख्य वैधानिक सलाहकार होता है। पांचवा, वह भारत सरकार का मुख्य वैधानिक सलाहकार होता है। क्या हो सकता है दोस्तों इसमें से। ऑप्शन है पहला कि 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है 3 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन है 5 और 1 सही है। और चौथा ऑप्शन है 2 और 3 सही है। कौन सा सही होगा, तो जो 23 में जो सही होगा वह होगा
जो नंबर 2 है यह एक वैधानिक पद है और वह भारत के महान्यायवादी की सहायता करता है। ऑप्शन बी 2 और 3 यानी कि जो डी नंबर है क्या है, सॉलिसिटर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह क्या होता है, यह एक वैधानिक पद होता है और वह भारत के महान्यायवादी की सहायता करता है, उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जल में आयनित होते हैं। तीसरा, समन्वय या संकुल यौगिक आयनीकृत होकर सभी अवयव आयन देते हैं। इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या है। कथन 1 और 2 सही है, 3 गलत है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। या सभी कथन 1, 2 और 3 सही है। क्या ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 गलत है, सिर्फ 1 सही है। यानी कि सहसंयोजी यौगिक जल में आयनित होते हैं, ये भी गलत है। समन्वय या संकुल यौगिक आयनीकृत होकर सभी अवयवी आयन देते हैं, ये भी गलत है। जो सही ऑप्शन होगा वह है आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं। 24 का सी नंबर हो गया। 25 में चलते हैं। 1840 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के प्रथम सुधार संगठन परमहंस सभा की स्थापना की थी? किसने की थी? 1840 ईस्वी में महाराष्ट्र के प्रथम सुधार संगठन परमहंस सभा, नाम देख लीजिए, परमहंस सभा है, प्रथम सुधार सभा संगठन है। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर, गणेश वासुदेव जोशी, गोपाल गणेश आगरकर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है दोस्तों, बताइए। 25 का सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा, पहले इसको देखिए, ये सब नाम कहाँ के लगते हैं आपको। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पानी पी रहे थे। हाँ, देख लीजिए इसमें कि परमहंस सभा की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर। ठीक है, दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। जापान में मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण से हुआ था? जापान में मिनीमाता रोग हुआ था या जल में किसके प्रदूषण से, किस चीज़ से प्रदूषित हो गया था जल? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा है सीसा, सीसा यानी कि लेड होता है, पीबी। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए, पीबी, सीसा का, क्योंकि पूछा जाता है। तीसरा साइनाइड, साइनाइड का CN होता है। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। सीसा का जो रासायनिक सूत्र PB लेड होता है, साइनाइड को CN से भी शो करते हैं, लेकिन इतना हमको नहीं लगता कि पूछेगा। तो 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पानी में पारा का जो प्रदूषण हो गया था उससे जापान में मिनीमाता रोग हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्मॉग ऐसे स्थानों का सामान्य प्रदूषक होता है पर तापक्रम अधिक होता है, तापक्रम कम होता है, वायु में सल्फर ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और वायु में अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। सॉरी, सल्फर ऑक्साइड बोल रहे हैं, इसको सल्फर के ऑक्साइड ही बोला जाता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। डाई लगेगा, डाई क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। और यहाँ अमोनिया देख लीजिए, तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH3 होता है। ठीक है, स्मॉग ऐसे स्थानों का सामान्य प्रदूषक होता है जिन स्थानों पर क्या होता है? ताप अधिक होता है, ताप कम होता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है या वायु में अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
वायु में सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ अधिक होगी वहाँ पे स्मॉग बनेगा। ठीक है, स्मॉग देखे होंगे वैसे आप लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 ये देखिए आ गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने, मतलब आपको क्या करना है, यह 2015-16 का पर्सपेक्टिव पूछा है। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वृद्धि दर इस आजकल के पर्सपेक्टिव में यानी कि आसपास के पर्सपेक्टिव में आपको चेक करना है और ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। मोटर कार का जो रेडिएटर होता है, देखे होंगे कि बहुत बार जब कार चलाते हैं तो वो बंद पड़ जाता है क्योंकि रेडिएटर को बहुत हीट हो जाता है। ठीक है, तो उसको शीतलन करना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है। ठीक है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है संचालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन, तीसरा ऑप्शन है विकिरण और चौथा ऑप्शन है संचालन एवं विकिरण। ठीक है, ध्यान रखिए। पहला ऑप्शन क्या है? संचालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण और चौथा ऑप्शन है ए और सी को मिला के संचालन और विकिरण दोनों। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो थोड़ा सा अलग है वही ऑप्शन सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। संवहन, संवहन के सिद्धांत पर मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी के क्रिटिकल सुधार में किसे शामिल नहीं किया गया है? भारत के राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी के क्रिटिकल सुधार में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सड़क विकास करने वाला सड़क परियोजना प्रारंभ होने के 4 वर्ष होने के बाद प्रीमियम का भुगतान करेगा। दूसरा, यदि सड़क परियोजना करार में हस्ताक्षर होने के 2 वर्ष के भीतर काम शुरू नहीं किया गया तो समझा जाएगा कि करार निरस्त हो गया है। तीसरा ऑप्शन है कि ठेकेदार को 4 वर्षों के लिए सड़कों की मरम्मत करनी होगी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी के क्रिटिकल सुधार में शामिल कौन सा नहीं है? ठीक है, तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं है कि अगर 2 वर्ष में काम वो शुरू नहीं किया तो उसके साथ जो करार हुआ है, जो टेंडर उसको दिया गया है, वो निरस्त नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ए और सी है वो सही है। सड़क विकास करने वाला सड़क परियोजना प्रारंभ होने के 4 वर्ष के बाद प्रीमियम का भुगतान करेगा, ये सही चीज़ है। और ठेकेदारों को सड़क बनने के 4 साल तक निगरानी यानी कि मरम्मत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा मतलब एक तरीके का नियम बनाया है। 31, क्योंकि आजकल के देख लीजिए रोड की हालत क्या है, बनता है और तुरंत हो जाता है काम। और आजकल तो एक पुल भी गिर चुका है, बहुत पैसा लगा था लेकिन वो पुल ऐसा गिरा कि पूरा जो बनाया था ठेकेदार उसने बता दिया कि उन लोगों की नीयत क्या है, कि उसने लगभग करोड़ों, बहुत सारे हजारों करोड़ का वो पुल था, लेकिन एक ही बार, बहुत मेरे को लगता है 1 साल भी नहीं हुआ था ये। तो ये सब हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। आप ही लोग हैं, युवा हैं, आगे जाके अच्छे अच्छे पदों पे जाइए और भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए। आगे देखते हैं, पहले तो उसके लिए तैयारी कीजिए वहाँ जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1945 के शिमला सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? 1945 में क्या हुआ था? एक क्वेश्चन आपको बनता है कि 1945 में क्या हुआ था, या फिर शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अब उस समय भारत का वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा उसका सही ऑप्शन दोस्तों? तो जो 31 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि भारत के लोगों के हितों के लिए जो काम किया था गवर्नर जनरल ने,
और सबसे भारतीयों में लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में बहुत पसंद किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत में बहुत पसंद किया जाता था क्योंकि वो भारतीय लोगों के हितों के बारे में करता था, देखता था कि इतना अत्याचार हो रहा है। वो एक बोल सकते हैं अच्छा ह्यूमन बीइंग था। तो लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कहा जाता था और यह भारत के हितों के लिए पक्ष में था। लेकिन जो 1945 के समय जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसके गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2015 FIH विश्व हॉकी लीग के अंतिम मुकाबले की मेज़बानी। तो यह 2015 से रिलेटेड करंट अफेयर है, आपके काम का नहीं है, लेकिन आसपास का जो विश्व हॉकी लीग हुआ है उसकी जानकारी आप लोगों को इकट्ठी कर लेनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस देश की राष्ट्राध्यक्ष कभी महिला नहीं चुनी गई? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, भूटान। क्योंकि भूटान में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, वो कौन होते हैं? वहाँ के राजा होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम राजा कौन होता है भैया? वुमेन तो होती नहीं है, लेडीज़ तो होती नहीं है, मेल ही होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कि विश्व में भारत के अत्यंत खराब स्वास्थ्य स्थिति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है, ठीक है, लेकिन एक कथन उससे रिलेटेड नहीं है। भारत के अत्यंत खराब स्वास्थ्य स्थिति के लिए पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत के स्वास्थ्य पद्धति का क्रम 190 देशों में 112वां है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत के स्वास्थ्य पद्धति का क्रम 190 देशों में 112 है। ये वही इसी को रिपीट कर दिया है क्या? चलिए आगे देखते हैं। मातृत्व मृत्यु दर 178 पर 1000 में है, यानी कि 178 माताएं अपने डिलीवरी के समय, अपने प्रसूति कार्यक्रम के समय हर 1000 में से 178 माताएं जो बहनें हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही ख़राब आंकड़ा है ये। जबकि भारत में वैसे जो आयुर्वेद है या जो भी चिकित्सा पद्धति है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ख़राब है। चौथा ऑप्शन है कि भारत में स्वास्थ्य बजट सकल घरेलू उत्पाद का, यानी कि GDP का, सकल घरेलू उत्पाद को पहले आपको बता देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का इंग्लिश है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं। ठीक है, तो GDP का 5.4% है स्वास्थ्य बजट। क्या होगा इसका ऑप्शन सही? बताइए दोस्तों। तो वैसे तो ये सब सही है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? और इसी कारण ही ये सब कथन सही है, इसी कारण इस क्वेश्चन को विलुप्त कर दिया गया था, इसमें स्टार है। तो यह सब कथन सही है। ठीक है, 35 की तरफ चलते हैं। लक्ष्य इंद्रधनुष किससे संबंधित है? लक्ष्य इंद्रधनुष किससे संबंधित है भैया? पहला ऑप्शन है स्वरोजगार, दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है टीकाकरण और चौथा ऑप्शन है आवास। 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? लक्ष्य इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टीकाकरण के लिए ये फेमस है, लक्ष्य इंद्रधनुष। चलिए और देख लेते हैं आगे। हाँ,
35 के बाद 36 पे आ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देख लीजिए दे दिया गया है 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। विटामिन, विटामिन देख लीजिए, विटामिन बताइए, विटामिन किससे रिलेटेड है? कैरोटीन से रिलेटेड है। एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन है। हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन है। और प्रोटीन कौन सा है? केराटिन है। विटामिन कैरोटीन है और प्रोटीन केराटिन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, 2143। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्न विकिरणों को उनके आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों मैंने 2018 का जो श्रम निरीक्षक का पेपर है वो पहले अपलोड किया हुआ है, उसमें भी देखिएगा ये आवृत्ति जो ये सब विकिरण है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो बन ही रहा है, कंफर्म है। तो इसको आप पढ़िएगा, और 2018 वाला अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसको भी चेक कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, और अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और भी अच्छे वीडियोस लेके आएंगे हम लोग। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अब हम चलते हैं फिर से क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये सब विकिरण दिए हुए हैं, उनको उनकी आवृत्ति के घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है। पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है सूक्ष्म किरणें और चौथा है पराबैंगनी किरणें। तो सबसे जो आवृत्ति ज़्यादा होती है वो किसकी होती है? तो सबसे जो आवृत्ति ज़्यादा होती है वो एक्स किरणों की होती है, तो यह नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद किसकी होती है? तो उसके बाद पराबैंगनी किरणों की होती है, अल्ट्रा वायलेंट रेज की होती है। ठीक है, तो इसको UR भी बोलते हैं। ठीक है, फिर किसकी होती है? तो सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव्स की होती है, इसको माइक्रोवेव बोलते हैं सूक्ष्म तरंगों को। और उसके बाद रेडियो एक्टिव जो तरंग है उनकी आवृत्ति होती है। तो BDCA यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो सही होगा। आगे देखते हैं 38। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय में सही क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो बेसिक जो विधायी शक्ति है वह क्या है? अध्यादेश जारी करना। पहला ऑप्शन देख लीजिए राष्ट्रपति के संदर्भ में, जब संसद सत्र में न हो तो यह जारी किया जा सकता है। जब संसद का सदन सत्र में न हो तो यह जारी किया जा सकता है। तीसरा, इसे वापस नहीं लिया जा सकता। चौथा, अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। पांचवा, न्यायालय में अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का असद्भावनापूर्ण उपयोग किया गया है। छठवां ऑप्शन है, संविधान के किसी भी भाग पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों? तो जो 38 है, 38 में ये सब जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से सही होंगे? तो सबसे पहला क्या होगा इसमें? ठीक है, तो ये होंगे, देखिए सबसे पहला होगा कि नंबर 2, जब संसद में, एक मिनट ब्रश को ऑन कर लेते हैं। हाँ, जब संसद का सदन सत्र में हो ना हो तो यह जारी किया जा सकता है, और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, और न्यायालय में अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि उन्होंने असद्भावनापूर्ण अध्यादेश दे दिया। 2, 3 और 5 किसमें है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 39 पे चलते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले यानी कि कौन से सूफी संप्रदाय से संबंधित हैं? शेख बहाउद्दीन जकारिया, पहला ऑप्शन है चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है सुहरावर्दी,
तीसरा ऑप्शन है कादरी और चौथा ऑप्शन है कलंदरी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किससे रिलेटेड थे, कौन से संप्रदाय से? तो 39 का कौन सा होगा बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जी, बताइए। तो पहला ऑप्शन है वैश्विक उष्णता को रोकने से, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत अपक्षय को रोकने से, तीसरा ऑप्शन है वैश्विक उष्णता एवं ओजोन परत अपक्षय को रोकने से, चौथा ऑप्शन है वैश्विक उष्णता ओजोन परत अपक्षय को रोकने तथा जैव विविधता की सुरक्षा से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो यह केवल और केवल ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उससे रोकने के लिए ये रिलेटेड है। अब ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो है O3, ऑक्सीजन का होता है O2 और ओजोन का होता है O3। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ठीक है, अल्ट्रा वायलेंट रेज, पराबैंगनी किरणों से किसकी रक्षा करता है, किसकी रक्षा करता है दोस्तों? तो हमारी रक्षा करता है, मानवों की रक्षा करता है। और अगर यह रक्षा नहीं करेगा तो पराबैंगनी किरणें हमारे तरफ आ जाएंगी और उससे हमारे क्या हानि होगी हमको? तो उससे हमको हो जाएगा त्वचा का कैंसर, ठीक है। लेकिन हमारे ही क्रियाकलापों द्वारा ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, ठीक है। पहला तो ग्रीन हाउस गैस है, जो भी हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं उससे ओजोन परत का क्षय हो रहा है। और साथ ही साथ कुछ हम लोग जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उससे भी ओजोन परत का बहुत क्षय हो रहा है। और ओजोन परत क्षय होगा तो पराबैंगनी किरणें आएंगी ही, और हम आपको बता दिए हैं कि पराबैंगनी किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी तो हमें त्वचा का कैंसर हो जाएगा। तो ओजोन परत का अपक्षय से बचाना जरूरी है, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। 41 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, एस्ट्रोसैट उपग्रह छोड़े जाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर शोध किया जाना था? जो एस्ट्रोसैट उपग्रह का क्या नाम है? एस्ट्रोसैट उपग्रह किसका शोध करना चाहिए था, किसका शोध के लिए इसको छोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है खगोल विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है मौसम, तीसरा ऑप्शन है समुद्री विज्ञान और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो खगोल विज्ञान, जो खगोल पिंड है उनका मतलब क्या, उसके बारे में हर चीज़, खगोल विज्ञान को ही लगभग शोध करना था। एस्ट्रोसैट उपग्रह छोड़ने का यह उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए आप लोग, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? धावन सोडा, जो आप सर्फ बोलते हैं घर में ना, सर्फ, वो यही होता है जिससे कपड़ा वपड़ा धुलता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। अब इसके साथ साथ जान लीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्या होता है? बाइकार्बोनेट, लिख लीजिएगा इसका नाम। और यह होता है बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं? खाने का सोडा भी बोलते हैं, लिख लीजिए इसको। जो मीठा सोडा जिसको, हाँ मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये पकाने के काम आता है और यह सरफ होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा का जो जलीय विलयन होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का होता है क्या? विद्युत विच्छेदन, दूसरा अपघटन,
तीसरा आयनीकरण और चौथा है जल अपघटन। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जल अपघटन होता है सोडियम कार्बोनेट का, जिससे वह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागर से ऊर्जा कहाँ से निकाली जाती है? सागर में ज्वार भाटा जो होता है उससे ऊर्जा निकाली जाती है, पानी से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिजली बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है मछलीपट्टनम, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है मेदीपट्टनम और चौथा है कुलशेखरपट्टनम। सागर से ऊर्जा कहाँ से निकाली जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा कुलशेखरपट्टनम। कुलशेखरपट्टनम में सागर यानी कि समुद्र से ऊर्जा निकाली जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने अंतिम रूप से संसद की शक्ति को प्रभावित किया? कौन सा जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसने अंतिम रूप से संसद की शक्ति को इफेक्ट किया है, संसद की जो शक्ति है उसको प्रभावित किया है? पहला, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। आपको केस का नाम बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, तो 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा केस है भैया बताइए? तो यह बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती, ऑप्शन नंबर बी, बनाम केरल राज्य। इसी निर्णय के कारण संसद की शक्ति प्रभावित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर, निम्नांकित में से क्या सुमेलित नहीं है? पहला है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर। ठीक है, तीसरा है संसद के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। ठीक है, चौथा है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। और पांचवा है प्रधानमंत्री प्रशासन से संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह देगा। तो इसका जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, इसमें आपको हम बता दें कौन कौन सा सही होगा। इसमें जो सही है वो पहला तो ऑप्शन नंबर बी है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किया जाएगा, मांगा जाएगा। ठीक है, तीसरा भी सही है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसूचित करेगा, राष्ट्रपति को संसूचित करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ई है वो भी सही होगा कि प्रधानमंत्री प्रशासन से संबंधित समस्त जानकारी राष्ट्रपति मांगेगा तो वह देगा, देना पड़ेगा उसको। तो बी, सी और ई, नंबर बी जो है ऑप्शन वो सही होगा। धान कौन सी फसल है? धान रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर? धान कौन सी फसल है? तो धान खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। धान जो है वो खरीफ फसल है। आगे देखते हैं 47, निम्नलिखित में से किस बादशाह के समय मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची? किस बादशाह के समय मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? सभी मुगल सम्राट हैं, पहले तो आपको बता दें। ठीक है,
चलिए 47 बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। कौन से जो मुग़ल बादशाह है उसमें मुग़ल चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। 48 नंबर देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल एक शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह कहाँ स्थित है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कहाँ स्थित है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है लोथल। ध्यान रखिएगा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये आता है लगभग, और इससे आसपास रिलेटेड जो भी और भी शहर है उसका नाम भी आपको पढ़ लेना है। 49 नंबर देखते हैं कि भारत का तीसरा अत्यधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है। भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा वनों से ढका हुआ राज्य कौन सा है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा और चौथा झारखंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो जहां हम लोग रहते हैं वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 3rd नंबर पे आता है वन संपन्न राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पंडित बंशीधर पांडे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना की थी। बंशीधर पांडे जो कि कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। कौन सा उपन्यास लिखे थे भैया पहले बताइए। पहला है नागलीला, दूसरा अपूर्वा की बात, तीसरा दान लीला और चौथा हीरू के कहीनी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये बहुत फेमस उपन्यास है और आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरू के कहीनी। ठीक है, 51 देख लेते हैं। इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है। सरगुजा क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती है। पहला ऑप्शन है उरांव, दूसरा बैगा, तीसरा बिजवार और चौथा है गोंड। ठीक है, कौन सी इसमें जो जाति है वो सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। तो इसका जो बहुत फेमस जनजाति है वो है उरांव जनजाति सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। 52 में देख लेते हैं। तो 52 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो आपको मुख्य न्यायाधीश के बारे में अभी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत का सरपंच, दूसरा है उप सरपंच, तीसरा है ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, चौथा है ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, पांचवा है एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, और छठवां सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति। ठीक है, 53 क्वेश्चन में इतने सारे स्टेटमेंट है और इसमें से देख लीजिए ऑप्शन पहला ऑप्शन है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है कि चौथा, पांचवा और छठवां सही है। तीसरा ऑप्शन है दूसरा, चौथा और छठवां सही है, या फिर चौथा ऑप्शन तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है जो 3rd नंबर, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। 4th नंबर, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उसी समय उपस्थित हो। और 5th नंबर, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा और पांचवा सही है। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखते हैं। यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा।
पहला ऑप्शन है कि ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार ही होगी। तीसरा ऑप्शन है ग्राम महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगा। या चौथा ऑप्शन है यह जनपद, जिला पंचायत या कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। 54 का सही आंसर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। ये जब अगर ग्राम सभा के बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो उनकी बैठक स्थगित कर दी जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। छत्तीसगढ़ राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? बहुत फेमस त्यौहार है ये, ठीक है, बहुत फेमस त्यौहार है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? हरेली, नवाखाई, नवरात्रि या छेरछेरा। तो इसका जो सही आंसर होगा, हमको लगता है कि आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, छेरछेरा होता है जिसमें बच्चे घर जाकर अन्न की मांग करते हैं। और यह मनाया कब जाता है? यह मनाया जाता है पौष माह की पूर्णिमा को, ठीक है, पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देखिए, आपको ये बता दें कि 2018 और 2015 में जो ये क्वेश्चन पेपर है जो हम आपको बताए हैं अभी तक, उन दोनों में त्यौहार और विकिरण वाले क्वेश्चन कॉमन है और आए ही हैं, कंफर्म है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है त्यौहार के बारे में, छत्तीसगढ़ का जो लोकल त्यौहार है, और जो विकिरण है, जो साइंस से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो कॉमन आ रही हैं। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखिए जाके, ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक क्या है? पहला ऑप्शन है मड़ई, दूसरा ऑप्शन है रहस, तीसरा ऑप्शन है गम्मत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें से जो सही होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, रहस। रहस जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। वर्ष 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने थे? ठीक है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो 2 और राज्य अलग हुए थे। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य प्रदेश, कर्नाटक केरल छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा दोस्तों? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, मेरे को लगता है कि आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी, वह होगा ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था किससे? मध्य प्रदेश से। झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। 58 छत्तीसगढ़ राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। इसको भी आपको चेक करना है कि छत्तीसगढ़ का CGPSC, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष कौन है, ठीक है, लोक सेवा आयोग का। 59 पे चलते हैं। अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है? छत्तीसगढ़ में जब अत्याचार किसी के ऊपर होता है तो अगर मुहावरा कहना होगा तो क्या कहेंगे? झोरी धराना, चुंदी हटकना, छाती महोरा भूजना और डांड लेना। क्या होगा दोस्तों इसमें? जो सही आंसर है वह होगा छाती महोरा भूजना, ठीक है। छाती महोरा भूजना का मतलब है किसी पर अत्याचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 60 है। क्यों ये सारे स्थान सुर्खियों में हैं? पायली खंड, जांगड़ा, बेहरादीन एवं कोदोमली। यह उस समय 2015 के पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर वैसे आपको बता देता हूँ। ये जो इसका आंसर है वो है 60 नंबर बी, हीरा के कारण, क्योंकि यहाँ हीरा पाया गया था। लेकिन ये उस पर्सपेक्टिव से भी है, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्टोरिक चीज़ भी बन जाता है, तो इसको आपको पढ़ना है। पायली खंड, जांगड़ा, बेहरादीन एवं कोदोमाली
क्यों फेमस है? तो हीरे के लिए फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से किस सितार वादक ने लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था? छत्तीसगढ़ के हैं ये। कौन से सितार वादक हैं जिन्होंने लंदन में स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था? पहला ऑप्शन है विमलेंदु मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है बुधदित्य मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है अरुण कुमार सेन और चौथा ऑप्शन है विप्लव चक्रवर्ती। 61 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बुधादित्य मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ के थे सितार वादक जिन्होंने लंदन में स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था। 62 नंबर देखते हैं, राज्य में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने बिजली का उत्पादन हो रहा है भाई? 8,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, 11,000 मेगावाट या 12,000 मेगावाट? तो दोस्तों ये उस समय के पर्सपेक्टिव से भी था और उस समय भी आने के बाद इस पे स्टार लग गया था, क्योंकि एक करंट नहीं बता सकता, कोई एक निश्चित नहीं बताया जा सकता। लेकिन आपको करंट टाइम में पढ़ लेना है, अगर ऑप्शन आया तो आपको किसी आसपास, क्योंकि आप अटेम्प्ट करेंगे और वह क्वेश्चन व्यापक ने गलत दिया होगा तभी आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कौन से राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की जाएगी? कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की जाएगी? यह है 2015 के पर्सपेक्टिव में। तो इसको आपको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में आपको वर्तमान पर्सपेक्टिव जानना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 64, केशल गांव एक बड़े केंद्र के रूप में किसके लिए उभर रहा है? केशल गांव, केशल एक गांव का नाम है, यह किसके लिए उभर रहा है? बड़ा केंद्र क्या है? सिलाई के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, पशुपालन के लिए या चारा उद्योग के लिए? क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसमें भी आपको जो व्यापम ने स्टार लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे उस समय पर्टिकुलर कोई उद्योग उस समय एक बड़ा केंद्र बन गया होगा, लेकिन जब बड़ा केंद्र बनता है तो आसपास और भी उद्योग आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65, छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नांकित में से कौन सी शिल्प कला भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग के लिए जानी जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी शिल्प कला है जो भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है घड़वा शिल्प, दूसरा ऑप्शन है लौह शिल्प, तीसरा ऑप्शन है प्रस्तर शिल्प और चौथा ऑप्शन है काष्ठ शिल्प। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घड़वा शिल्प फेमस है। कौन सा के लिए? भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग करने के लिए घड़वा शिल्प फेमस है छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, यह दोस्तों सबसे पहले इसको एकदम टिक मार दीजिए, डबल ट्रिपल चौपल जितना भी IMP इसको टिक मारना है मार लीजिए। मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, वह कौन सा एरिया है, कौन सा गांव है या कौन सा शहर है? वह ताला गांव है। ठीक है, आपको पहले इसका सही डायरेक्ट हम आंसर बता दिए, यह बिलासपुर ज़िले में है। ठीक है, बिलासपुर में है ताला गांव, जहाँ से रुद्र शिव, देखिए शिव जी के बहुत प्रकार हैं, लेकिन वहाँ पे किस प्रकार की मूर्ति पाई गई है? रुद्र शिव। उसमें शिव जी के 11 सर थे और 11 सर अलग अलग पशुओं के, अलग अलग जानवरों के रूप में थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और इस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं इसके आंसर को, तो आप समझ लीजिए कि आपका स्तर क्या है। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एक नंबर तो फिक्स है। ठीक है,
आगे चलते हैं 68 में कि निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सुआ, दूसरा है पंथी, तीसरा है राई और चौथा है कर्मा। कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है, क्या हो सकता है दोस्तों बताइए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है राई, वह इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है। बाकी सुआ, पंथी और कर्मा छत्तीसगढ़ राज्य का ही लोक नृत्य है। आगे देख लेते हैं 69, इस राज्य का शिमला किसे कहते हैं। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन। क्या हो सकता है दोस्तों, तो इस राज्य का शिमला मैन पार्ट को कहते हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे। सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लिया था। 1942 सितंबर महीने में कौन से विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी का नाम भी याद रखिएगा, रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में किस गतिविधि में भाग लिया। पहला ऑप्शन है संपूर्ण हड़ताल आयोजित करना, दूसरा ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चालन, तीसरा हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना और चौथा विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व करना। क्या किया था दोस्तों इन्होंने, तो इन्होंने हाई कोर्ट के भवन पर तिरंगा लहरा दिया था। ये एक विद्यार्थी थे रामकृष्ण सिंह ठाकुर, ये नागपुर में गए सितंबर महीने में 1942 को, वहाँ के हाई कोर्ट में तिरंगा फहरा दिया। ये स्वतंत्रता सेनानी पहले के, ये देशभक्ति थी, ये ब्रेवनेस था, बहादुरी थी, और इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है तो हम ही लोगों के लिए दी है। तो भले ही अगर हम उनका नाम सुने, हमारे अंदर उनके लिए सम्मान आना चाहिए कि उनकी वजह से हमारी स्थिति ये है। ठीक है, नहीं तो हम बंधुआ मजदूरों की तरह जीवन जीते रहते। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है। या 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और 2015 में भी है, तो हो सकता है आ जाए ये भी। तो इसका जो सही आंसर होगा, हम बिना ऑप्शन बताए ही बता दे रहे हैं इसमें कि 22.6। 71 का जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, 22.6 है जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत। 72 पे चलते हैं कि जनपद पंचायत में और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। कुल 5 स्थायी समितियां होगी। दूसरा ऑप्शन है कि जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जनपद या जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। चौथा ऑप्शन है कि विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। पांचवा ऑप्शन है सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा। छठवां ऑप्शन है कि सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। ठीक है, तो ये 6 के 6 ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 72 का। ठीक है, तो इसमें से जो सही होगा वह सबसे पहला तो ये फिक्स है कि कुल 5 समितियां बनेगी। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा सही है देख लेते हैं। हाँ, इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है कि जनपद या जिला पंचायत के सदस्य अपने आप में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है कि सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है वह किन्हीं 2 समितियों का सदस्य होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी। इसका 1, 3 और 6 नंबर जो है वो सही होगा। आगे देख लेते हैं 73 नंबर की दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न खनिज एलेक्जेंड्रॉइड छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर मिलता है। तो बहुत बहुमूल्य खनिज है ये एलेक्जेंड्रोडाइड,
यह छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर मिलता है? पहला है पायली खंड, दूसरा है बेराडीह, तीसरा सेंध मुंडा और चौथा कोदोमाली। इन सभी जगह यह हीरा के लिए पहली बात फेमस है, ये चारों के चारों जगह, अभी हमने पहले पढ़ा है। तो 73 का जो सही आंसर होगा वह होगा सेंध मुड़ा। सेंध मुड़ा में एलेक्जेंड्रॉयड नामक जो बहुमूल्य रत्न है वो मिलता है। कहाँ मिलता है? सेंध मुड़ा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कि लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी को स्थानीय यानी कि लोकल नेम से क्या जानते हैं? पहला ऑप्शन है भाटा मिट्टी, दूसरा है मटासी मिट्टी, तीसरा है कन्हार मिट्टी और चौथा है डोरसा मिट्टी। ठीक है, 74 का लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम क्या है यहाँ का? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मटासी मिट्टी बोलते हैं लाल पीली मिट्टी को। ठीक है, 75 देख लीजिए कि 1714 ईस्वी में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? जब ईस्वी नंबर 1714 में मराठा आक्रमण हुआ छत्तीसगढ़ में, तो रतनपुर बहुत फेमस राज्य था, बड़ा राज्य था। तो वहाँ पे किस वंश का शासन था? क्वेश्चन देखिए बहुत सारा बन सकता है। रतनपुर में किस वंश का शासन था? तो कलचुरी वंश का था। कौन से सदी में था? तो 18वीं सदी या 18वीं शताब्दी में था। यहाँ का राजा कौन था? तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है रघुनाथ सिंह, 2 है राज सिंह, तीसरा है अमर सिंह और चौथा है बलदेव सिंह। तो इसमें आपको स्टार लगा दिया गया है व्यापम की तरफ से। ठीक है, आगे नंबर चलते हैं। नंबर 76 की गेवरा, दीमिका एवं कुसकुंडा किसके लिए जाने जाते हैं? गेवरा, दीमिका एवं कुसकुंडा किसके लिए जाने जाते हैं? पहला है बॉक्साइट की खदान के लिए, दूसरा है सोना की खदान के लिए, तीसरा है कोयले की खदान के लिए और चौथा है लौह अयस्क के खदान के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये कोयले के खदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गेवरा, दीमिका एवं कुसकुंडा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 77 देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 कब आया था? पंचायती राज अधिनियम 1994 में आया था और उससे रिलेटेड इसमें से क्या सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। दूसरा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। तीसरा, इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1 नवंबर 2000 से प्रभावशाली बना दिया था। चौथा, यह 1 नवंबर 2000 को अधिसूचित किया गया था। पांचवां, इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया था। छठवां, इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। और सातवां, यह विधियों का अनुकूलन आदेश वर्ष 2001 कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर होगा, मुझे नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका जो सही आंसर देख लीजिए, स्टार्टिंग है नंबर 1 मिनट 1 2 3 और 4। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही किया गया था। राज्यपाल मध्य प्रदेश के ही थे जिन्होंने स्वीकृति की थी और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में भी इसका पाठ कर लिया गया था और 1 नवंबर 2000 को अधिसूचित भी किया गया था। आगे चलते हैं 78 की तरफ की। छत्तीसगढ़ राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर, यही क्वेश्चन 2018 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्योत्सव में दिया जाने वाला सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है खेल, तीसरा साहित्य और चौथा शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कृषि के फील्ड में, खेती के फील्ड में दिया जाता है खूबचंद बघेल जी के नाम से। 79 क्या है कि 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी? 1923 में, ठीक है,
कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेसजनों ने किस स्थान तक लास्ट प्लेस पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा है काकीनाडा, तीसरा है रामपुर और चौथा है अमरावती। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि कहाँ तक पैदल यात्रा की थी, काकीनाडा तक, 1923 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात निम्नलिखित में से किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। जब छत्तीसगढ़ राज्य को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था तो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर कौन बना था। पी वॉन्स एगन्यू, चार्ल्स विल्किंसन, चार्ल्स इलियट या एंड्रू क्रॉफर्ड। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट को यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अब देखिए भाग 2 हो गया है स्टार्टिंग, 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भाग 2 है कंप्यूटर ज्ञान। तो आपको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है वो देखिए। क्या है कि आप लोग काउंट करते रहिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए, और लास्ट में कमेंट में आप इसको लिख दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया, ईमानदारी से, अपने ऑनेस्टी से, ताकि आपको अपने स्तर का पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई अभी किस स्तर की है, अभी इसमें कितना मेहनत करना और ज़रूरी है। ठीक है। 81 है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नॉर्टन, मैकएफी, ट्रोजन या क्विक हील, कौन सा नहीं है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बताइए। तो इसमें से जो ट्रोजन है, ट्रोजन यानी कि ऑप्शन सी, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है या खुद एंटीवायरस है। ठीक है। 82 में देखते हैं इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है भाई। पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर और चौथा है प्रोजेक्टर। तो अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी है तो इसकी जानकारी होगी। इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें, स्कैनर है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों को दोस्तों। आगे देखते हैं। इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला है उबंटू, दूसरा ऑप्शन है FreeBSD, तीसरा है सोलारिस और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से जो माइक्रोसॉफ्ट है, ऑप्शन डी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी उबंटू, FreeBSD, सोलारिस ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देख लेते हैं कि 84 नंबर देख लेते हैं। जब कभी EXE फाइल एग्जीक्यूट होती है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। इस प्रकार के वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जुड़ जाते हैं। इस टाइप का जो वायरस है कैसे फैलता है, कौन सा वायरस फैलता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है बूट सेक्टर वायरस, दूसरा है फाइल वायरस, तीसरा है स्टील्थ वायरस या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों। तो यह होगा फाइल वायरस। जब फाइल में ऐड होता है तो फाइल वायरस है। ठीक है। 85 नंबर देखते हैं कि बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है। बढ़ती यानी कि आरोही, छोटे से अधिक। तो इसमें से सबसे कम कौन सा किसका होता है। सबसे कम होता है CD का, फिर होता है DVD का, फिर होता है ब्लू-रे का और उसके बाद होता है HVD का। ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, DVD का होता है डिजिटल वीडियो, इस टाइप का कुछ होता है। एक बार अभी हम कंफर्म करके आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार हम अभी कंफर्म नहीं है, हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे 86 नंबर। 86 नंबर है कि इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया प्रणाली का एक लक्षण है। मल्टीमीडिया प्रणाली का लक्षण, हाई डाटा रेट्स, हाई स्टोरेज, A और B दोनों, यानी कि हाई डाटा रेट्स और हाई स्टोरेज दोनों,
और उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि मल्टीमीडिया में हाई डाटा रेट्स भी होते हैं, हाई स्टोरेज भी होते हैं। 87 देख लेते हैं कि गूगल सर्च इंजन का उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स खोजने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट खोजने के लिए, वीडियो खोजने के लिए, या फिर इमेज खोजने के लिए, बताइए। तो गूगल सर्च इंजन का प्रयोग, पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों, दूसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा, और चौथा ऑप्शन है केवल एक। इसमें से जो सही ऑप्शन क्या होगा, 87 का सी, यानी कि जो नंबर 1 और 2 दोनों हैं, यानी कि टेक्स्ट भी खोज सकते हैं, इमेज भी खोज सकते हैं, वीडियो भी खोज सकते हैं। आगे देखते हैं, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है, पहला ऑप्शन है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, दूसरा है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। क्या हो सकता है दोस्तों? तो जो लाइट पेन है ये तो इनपुट डिवाइस है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो यह है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। फिल इन द ब्लैंक शॉर्टकट की उपयोग एक वर्ड फाइल का पूरा कंटेंट सिलेक्ट, पूरा का पूरा सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, Ctrl+I, Ctrl+Z, Ctrl+A और Ctrl+S में से सभी को सेलेक्ट कैसे करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+A करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है डॉस, दूसरा ऑप्शन है यूनिक्स, तीसरा ऑप्शन है एडा और चौथा ऑप्शन है विंडोज़ 98। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स जो है वह मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये जो डॉस है, डॉस भी इम्पोर्टेंट है, डॉस का फुल फॉर्म पूछता है, डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग है ना, सिस्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है कि मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो यूनिक्स है। अब आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं बताइए। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 16, तीसरा है 32 और चौथा है 48। बताइए दोस्तों कितने होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। बिट पूछा गया, बाइट कितने होंगे, तो बाइट होंगे 8, बिट पूछा जाएगा तो 32 होगा। 92 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक के भीतर होता है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा होता है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामेबल और चौथा ऑप्शन है सेंसर। कौन सा सही होगा? तो जो सेंसर होता है वह एक के भीतर होता है, इसलिए इसको बुद्धिमान डिवाइस कहा जाता है। आगे चलते हैं 93 नंबर के ऊपर कि कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है, .mp4, .exe, .xls या .qt। क्या होगा दोस्तों? नाइन्टी थ्री का सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, XLS, .xls इसका MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। 94 देख लेते हैं कि प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, कैसे मापी जाती है? पहला ऑप्शन है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर।
चलिए आगे चलते हैं। 95 URL का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी, पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, दूसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन और चौथा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कौन सा इसका फुल फॉर्म सही है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो नंबर बी वाला सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन है लाइनक्स, दूसरा है सैमसंग, तीसरा है मैक और चौथा है एंड्रॉयड। तो 96 का सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सैमसंग, यह एक मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की कंपनी है। स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम है, देखिए स्टोरेज से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो पहले सीडी होगा, फिर डीवीडी होगा, सीडी और डीवीडी स्टार्टिंग में होंगे, फिर पीडी और एचडीडी होगा। आगे देख लेते हैं। जो इसका सही ऑप्शन सी होगा ना, ठीक है, 97 का। 98 पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डिजिटल फाइल, पोर्टेबल डिजिटल फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कौन सा होगा दोस्तों? तो 98 का सही ऑप्शन डी होगा, डॉक्यूमेंट न बनता है जी पीडीएफ में। मोस्टली आजकल तो फ़ोटोज़ भी इंक्लूड कर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, इमेजेस एवं फोटोग्राफ को स्टोर किया जाता है, किसमें ये सब को स्टोर किया जाता है? एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में या फाइल सर्वर में? किस में किया जाता है दोस्तों? इसको किया जाता है फाइल सर्वर में सेव किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंटर करने हेतु नहीं किया जाता वह क्या है? जिसको ग्राफ प्रिंट करने के लिए नहीं किया, ग्राफिक चीज़ें प्रिंटर नहीं किया जाता है। पहला है इंकजेट, दूसरा है थर्मल, तीसरा है डेजी व्हील प्रिंटर और चौथा है लेजर प्रिंटर। कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डेजी व्हील प्रिंटर। सॉरी, डेजी व्हील प्रिंटर वह प्रिंटर है जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंटिंग करने के लिए नहीं किया जाता। अब देख लीजिए 101 से लेके रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन 10-10 आने वाले हैं। अगर आपके पास बेसिक 10th का मैथमेटिक्स का नॉलेज है, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन हम बताएंगे उसके अगर आंसर, तो उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। और बेसिक क्लियर किससे होगा? प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप जिसको जानकारी नहीं होगा उसको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बाकी के क्वेश्चन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैथ के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे देखते हैं। 101 से लेके 120 तक का जो क्वेश्चन है वो आएगा आपका रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का। अब 121 से देखते हैं। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय अ प्लैनेट और एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स अराउंड अनदर प्लैनेट, स्टार और मून। इसमें आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा 121 से लेके, और आपको इंग्लिश में करना ही पड़ेगा 10 क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आर्केड, दूसरा है ट्रेजेक्टरी, तीसरा है ऑर्बिट और चौथा है ट्विलाइट। मतलब इस पे हिंदी क्या अगर इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो जो उल्का पिंड है या कोई प्लेनेट है, ठीक है, वह घूमते रहता है एक कर्व्ड लाइन में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में घूमता है, अपने कक्ष में ना घूमता है जी। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा ऑर्बिट। आगे चलते हैं। 122 देख लेते हैं। आई वॉन्ट अ पेन, न्यू पेन। सेकेंड है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, और थर्ड है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस क्या है?
तो verbs in sentence A and B are transitive verbs. Verbs in sentence C is transitive verb. Verbs in sentence A and C are transitive verb और D, B या C में transitive verb है. किस में है भैया? इसमें जो सही आंसर होगा A और B. जो स्टार्टिंग का जो दो है, I want a new pen और children like sweets, उसमें transitive verb है. ठीक है, आगे चलते हैं. 123. The word been is past particle form of A, M, B, R, C, was और D, were. किसका किसका पास्ट पार्टिकल होता है been? Only A and B, only C and D, only B and D या चारों में होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह सब में होता है. सब में पास्ट पार्टिकल में D मतलब been लगता है. आगे देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. पेटर्बेशन, पेट्रुबेशन, पेटर्बेशन और पेटर्बेशन, सबका प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन जो इसका स्पेलिंग है किसका सही है? तो स्पेलिंग सही है ऑप्शन नंबर बी का, PERTURBATION. नेक्स्ट क्वेश्चन 125. वर्ड्स लाइक ए एंड दो, दैट, दीज आर डिटरमाइनर्स हैं, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है? क्या है ये सब ऊपर के वर्ड्स, बताइए. तो 125 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए. ये सब डिटरमाइनर्स हैं. इसमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सब आ जाता है. He said, I am going to Bombay tomorrow. The most appropriate transformation of the direct speech into indirect speech. ये नरेशन बोल रहा है कि इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों. पढ़िए ऑप्शन को और बताइए. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हम आपको आंसर बता देते हैं. 126 का नंबर डी, ही सेड. ठीक है, तो या तो वो टोल्ड हो जाएगा या फिर अगर सेड ही रहेगा तो दैट लगेगा. ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे. आगे देखते हैं 127. टू एक्सप्रेस फैक्ट्स विच आर टाइमलेस, दैट इज फैक्ट्स विच आर ऑफ ऑल टाइम. सेकेंड, to express a present of existent states of affairs. Third, in running commentaries such as those we hear over the radio. Fourth, to express fixed program in future. ये जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ. मतलब देखिए आपको क्या है कि इसमें मोस्टली वन वर्ड सेंसर आते हैं. ठीक है, वन वर्ड सेंसर आएंगे, ग्रामेटिकल बाकी सब आएगा और उसमें आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है. सिर्फ ग्रामर्स पढ़िए और वन वर्ड्स फॉर ऑल द सेंटेंस वाले को पढ़िए. 128 नंबर देख लेते हैं. चूज द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए जो करेक्ट नहीं है. पहला है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस. The subject in passive voice suffers or receives some action. The passive voice is formed by changing tense of active voice in the corresponding past tense form. And D is that the number of the verb is changed if the number of subject changes while transformation sentence from the active or passive voice. कौन सा करेक्ट है? तो जो नंबर सी है वो सही है कि द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन द कोरेस्पोंड. मतलब एक्टिव वॉइस का ही तो टेंस चेंज करके बनाते हैं ना जी. आगे देखते हैं 129. द वर्ड मिथ इज क्लोज इन मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. किसके मीनिंग के क्लोज है? पहला है साइक्लिक, दूसरा है डिजास्टर, तीसरा है अम्यूजमेंट और चौथा है प्रिम्प्ट. तो इसका सही आंसर क्या होगा? अम्यूजमेंट, मिथ, ये सब का जो मीनिंग है वो आसपास आता है. 130. मेटामॉर्फिसिस इज एंटोनिम्स ऑफ स्टैग्नेशन, हेल्यूसिनेशन, डेवस्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन. बताइए.
स्टेग्नेशन का जो एंटोनिम्स है वो है मेटामॉर्फिज्म, मॉर्फिस। अब देखिए हिंदी आ गया, हिंदी देख लेते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? इत प्लस आदि आदि। तो इसको हम बता देते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। इति प्लस यादि नहीं, इति प्लस आदि होगा तब इत्यादि बनेगा। नंबर 132 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म कारक की विभक्ति है? पहला है ऑप्शन ले, दूसरा है पर, तीसरा है के और चौथा है ला। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? तो 132 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ला। थर्ड देखते हैं 133। इस राज्य की भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा है? भाषा का पहला व्याकरण इस राज्य का किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर कांति कुमार, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल काफ्योपाध्याय और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने लिखा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने इस राज्य की भाषा का पहला व्याकरण लिखा है। क्वेश्चन नंबर 134 देख लीजिए कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, 134 भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है शत्रुता, तीसरा है गुरु और चौथा है वीर। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जो शत्रुता है, शत्रुता एक प्रकार का भाव है और भाववाचक संज्ञा भी शत्रुता ही हो। 135 देख लेते हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा किस प्रकार का वाक्य है? पहला ऑप्शन है संदेह सूचक वाक्य, दूसरा है संकेत सूचक वाक्य, तीसरा है विधि सूचक वाक्य और चौथा है निश्चयात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें आपको दिख भी रहा है जो पढ़ेगा वह पास होगा, संकेत कर रहा है कि तुम पढ़ो और तुम पास हो जाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी संकेत सूचक वाक्य है ये। 136 देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में उपयोग होगा? एक वचन और बहुवचन सभी में। जंगल, रद्दा, समुंदर या हवा, बताइए। तो जो हवा है वो दोनों वचनों में प्रयोग होगा। ठीक है, हवा जो वर्ड है वो एक वचन में भी हवा ही रहता है और बहुवचन में भी हवा रहता है। क्वेश्चन नंबर 137 गीतकार में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास? तो तत्पुरुष समास है। गीतकार यानी कि गीतों को गढ़ने वाला। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आग, पावक, अनल, अनील। तो 138 का सही ऑप्शन क्या है? जो अनील शब्द है वह अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो आग है, पावक है और अनल है वह अग्नि का ही पर्यायवाची वर्ड है। यहाँ के भाषा के कतका स्वर हावे? यहाँ के भाषा का कितना स्वर है? 139 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 12। वर्णमाला कितनी है? तो 52 है, 53 है। ठीक है, 12 है, तो स्वर इसमें से 12 है। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। अनुशंसित शब्द कौन सा है इसमें से? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है? अनुशंसित शब्द बताइए दोस्तों। तो 140 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो विशेषण है वह अनुशंसित शब्द है। फ व्यंजन के उच्चारण कहाँ से होते हैं? कंठ से, होठ से, दांत से या तालव्य से? कहाँ से होता है फ व्यंजन के उच्चारण? तो इसका जो सही आंसर है होठ से होता है। फ व्यंजन होठ से उच्चारित होता है। व का उच्चारण कहाँ से होता है? दंतयोष्ठ्य, कंठस्थ, कंठतालव्य या ओष्ठ्य? किससे होता है व वर्ण का उच्चारण? तो व वर्ण का उच्चारण दांत से होता है। व बोल के देखिए, व दंतोष्ठ है, दांत और ओठ से होता है। 141
143 यहाँ के भाषा के कतका बोली हवे। यहाँ के भाषा का कितना बोली है? 8 है, 7 है, 9 है, 10 है, कितना बोली है? तो 143 का सही आंसर है 10 बोली है, 10। ठीक है, आगे देखते हैं। 144 31 शब्द का समास का किस समास में है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। 31 शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है द्वंद्व। ठीक है, 1 और 30 इसका होगा समास विग्रह। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? उद्गार, मनस्ताप, विस्मृग्य या प्रमाण? तो मनस्ताप है, मनः प्लस ताप होगा। ठीक है, विसर्ग संधि आएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गौटिया, भतार, बावा, बैरागी। तो जो गौटिया है वह स्त्रीलिंग शब्द है। गौटिया जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है हमेशा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्य या इनमें से कोई नहीं, तो प्रति है। प्रति प्लस अनुत्पन्नमति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 148 उचित तत्सम शब्द बताइए। अक्षर, आखर, मतलब इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है लिखा हुआ में? तो जो अक्षर लिखा है वही तत्सम शब्द। नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर आगे मिलने वाला स्वर है? आगे कौन सा स्वर मिलता है भैया? तो वैसे तो देखिए आगे बड़ी ई भी मिलती है, आ भी मिलता है, ओ भी मिलता है, और ऊ बस नहीं मिलता है, तो इसमें स्टार लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि खोर बहरा कौन से प्रकार का संज्ञा शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? खोर बहरा नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए दोस्तों, बहुत थकान हो चुकी है, लगभग 2 घंटे का वीडियो बन चुका है। दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के, और इसी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे हम। और आशा करते हैं कि आपको 2050 श्रम निरीक्षक का पेपर का जो सॉल्व्ड वीडियो है वो हमने बताया वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोज़ और आगे आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।